Okay, let's start. Good morning, everyone. So, yes, we start with the morning positivity. The habit of procrastination brings more fatigue than the effort in doing the task itself. Do we all have the habit of procrastination? Procrastination का मतलब पता है? The habit of delaying. जो कबीर जी ने कहा था, कबीर दास ने, कल करे सो आज कर. और हम लोग क्या सोचते हैं? कल करे सो परसों कर, परसों करे सो तरसों. है ना? द हैबिट ऑफ डिलेइंग, राइट? उसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन. तो लिखा गया है द हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन ब्रिंग्स मोर फटीग. फटीग मतलब कोई बताएगा? थकावट. थकावट, ठीक है. ब्रिंग्स मोर फटीग देन द एफर्ट इन डूइंग द टास्क इटसेल्फ. जब हम लोग एक टास्क को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आप खुद अपने आप से रिलेट करो, कभी भी कोई काम कल करेंगे, परसों करेंगे, यार कब नेक्स्ट वीक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे. कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि अगले मंथ के पहले तारीख से ये नया मंथ शुरू जब होगा तब ये नया टास्क स्टार्ट करेंगे, है ना? अग्रीड और नॉट? कल पक्का ना? तो उससे जो थकावट हमारे मन में आती है ना, नॉट फिजिकली, दिस फटीग डज नॉट मीन फिजिकल, थकावट, मेंटली. और जो आपका मतलब इमोशनली मेंटली आप थक जाते हो, ये प्रेशर दिमाग में बिल्ड होते रहता है कि यार ये स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना है. तो इससे बेटर स्टार्ट ही कर दो ना. उसमें जो एफर्ट लगेगा दैट विल बी लेस टायरिंग देन द हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन. तो ठीक है, थियोरेटिकल ज्ञान है, बट ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट. आप खुद रियलाइज करोगे कि जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है ना कि आज डिसाइड किए तो उसको आज ही खत्म किए, उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, सेल्फ कंट्रोल आता है अपने अंदर, कि जो आज सोचे वो आज ही कर रहे हैं. बाकी लोगों की तरह नहीं है कि कल करेंगे परसों करेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. कुछ होमवर्क था लास्ट क्लास का. नेशनल इनकम में कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे. ठीक है, लेट्स डिस्कस. कौन सा क्वेश्चन था बताओ? क्वेश्चन नंबर 14. Was not a homework. 40. या क्वेश्चन नंबर 40, उसमें टेबल मिसिंग था. तो टेबल मैं आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगी, इसका एक स्नैपशॉट, ठीक है? देन यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर एंड सॉल्व इट. ये क्वेश्चन काफी सिमिलर था टू द वन दैट वी डिड इन द क्लास, राइट? या देयर इज नॉट अ टेबल सो यू कैन नॉट सॉल्व इट, राइट? एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैंने दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर, it's quite confusing. Question 39. 39, right? How many of you solved question 39? Done? कोशिश किया? कोशिश पे तो दुनिया कायम है. ओके, लेट्स सॉल्व. ठीक है, रीड करते हैं. देखो, ये मई 18 में आया था क्वेश्चन. कंजम्पशन फंक्शन दिया है c इज इक्वल टू 150 प्लस 0.7 yd. व्हाट डज yd डिनोट? yd मतलब होता है डिस्पोजेबल इनकम. y मतलब होता है इनकम, yd यानी कि डिस्पोजेबल इनकम. लिख लो, yd इज इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम. ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग दिया है i इज इक्वल टू 100, गवर्नमेंट स्पेंडिंग g इज 115, टैक्स दिया है, टैक्स इज 20 प्लस 0.20y. दिस इज पर्सनल इनकम टैक्स. ओके, तो ये कहाँ पे यूज आ सकता है, कोई बताएगा? कहाँ यूज करेंगे इसको? जब डिस्पोजेबल इनकम निकालेंगे, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, देन वी हैव टू डिडक्ट द टैक्सेस, माइनस टैक्सेस, राइट? Then we have transfer payments. TR is equal to 40. Where do we use transfer payments? GDP at? GDP में तो transfer payments नहीं करते ना. We had discussed कि transfer payments one sided payment होता है. It will be excluded from. No. राइट right. जब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालते हैं तो क्या समझे थे हम लोग? इनकम्स अर्नड बट नॉट रिसीव्ड को क्या करते हैं?
अर्नड बट नॉट रिसीव्ड को माइनस, यानी कि टैक्सेस, और रिसीव्ड बट नॉट अर्नड दैट इज टैक्स, दीज ट्रांसफर पेमेंट्स, इसको अपने क्या करते हैं, ऐड। ठीक है, तो यहाँ ये माइनस होगा, यहाँ ये ऐड होगा, यही एक ट्रिक था इस क्वेश्चन में। देन वी हैव एक्सपोर्ट्स, x is 35, we have imports m 15 plus 0.1 y, right? तो you can write over here, ठीक है, personal disposable income is equal to income that is y minus taxes that is tx plus transfer payments that is tr, right? यहाँ पे दे ही दिया आपको, वेयर वाई इज, वाई एंड वाई डी आर नेशनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रिस्पेक्टिवली। फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, आपको इक्विलिब्रियम निकालना है, कंजम्पशन एट द इक्विलिब्रियम लेवल एंड नेट एक्सपोर्ट्स एट इक्विलिब्रियम लेवल। तो एक एक करके करते हैं। पहले निकालना क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी वाई, यहाँ पे जो डेटा दिया है ये कौन से मेथड से रिलेट करता है, हमने 3 मेथड पढ़े थे ना नेशनल इनकम के, 3 मेथड्स के नाम बताओ, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये जो डेटा है ये कौन से मेथड से रिलेट कर रहा है, एक्सपेंडिचर मेथड। क्या फॉर्मूला होता है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स, राइट? तो एक एक करके निकालेंगे। पहले C ऊपर में अपने को कंजम्पशन फंक्शन दिया था 150 प्लस 0.7 YD। अब YD निकालना पड़ेगा आपको, पहले YD आपको निकालना है। YD मैंने फॉर्मूला ऊपर बताया, YD इज Y माइनस टैक्सेस प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स, YD इज Y माइनस टैक्सेस प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स। ओके, सब्सटीट्यूट कर दो, टैक्स आपको दिया है, ट्रांसफर पेमेंट्स 40 दिया था आपको, राइट? इससे आपका एक इक्वेशन आ गया, YD इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8 Y। एवरीवन फॉलोइंग विद मी, राइट? YD निकल गया इन टर्म्स ऑफ Y, YD निकल गया इन टर्म्स ऑफ Y। अब इसको हम लोग कंजम्पशन फंक्शन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। कंजम्पशन फंक्शन जो होता है वो a प्लस बी वाई होता है। ये आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे केनेशियन थ्योरी, उसमें वील डिस्कस कंजम्पशन फंक्शन का जो इक्वेशन होता है वो ऐसा कुछ होता है, c इज a प्लस बी वाई। तो यहाँ y चाहिए अपने को, राइट? तो YD के जगह अपने सब्सटीट्यूट कर दिए, YD का जो इक्वेशन आया, राइट? वी गेट कंजम्पशन इज इक्वल टू 165 प्लस 0.6 y, कंजम्पशन फंक्शन आ गया। अब अपने को बाकी सारा डेटा सिंपल दिया था, इन्वेस्टमेंट दिया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया है, एक्सपोर्ट्स दिया है, इंपोर्ट भी y के टर्म्स में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने निकाल लेंगे। y इज c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। c का इक्वेशन आ गया अपने पास, c को सब्सटीट्यूट कर दो, आपके पास कई जगह पे y आएगा, सारे y को एक जगह ले जाओ LHS में, एंड देन फाइनली व्हेन यू सॉल्व यू गेट equilibrium level of national income. Please solve it once on your calculators.
डन. वन थिंग दैट यू ऑलवेज नीड टू कीप इन माइंड, बहुत सिली है बट ये सिली मिस्टेक आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर सकती है. जब भी कहीं माइनस होगा प्लस होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे था y माइनस टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट, और टैक्स के लिए आपको और एक इक्वेशन दी हुई थी क्वेश्चन में 20 प्लस 0.2y. तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, y माइनस 20 प्लस 0.2y, माइनस टैक्स करना है ना, तो माइनस टैक्स कर दिया और प्लस ट्रांसफर पेमेंट. इज इट राइट? इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? देयर शुड बी अ ब्रैकेट. ये बहुत सिली है बट एग्जाम में आपको कॉस्ट कर सकती है अगर ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है. तो या अगर ये करेंगे तो अंदर का साइन इसका भी माइनस हो जाएगा, ठीक है. तो इसका बहुत ध्यान रखना है, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक्स में बट ऑल द सब्जेक्ट्स जहां भी आपको इक्वेशंस फॉर्म में कुछ आए, ऑलवेज यूज ब्रैकेट्स, ठीक है. 1.5 मिली सेकेंड एक्स्ट्रा लगेगा 2 ब्रैकेट डालने में, बट अगर नहीं डाला तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है. या नेक्स्ट पार्ट वाज फाइंड द कंजम्पशन एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम. कैसे करेंगे इसको, बिना देखे बताओ. कंजम्पशन निकालना है एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम. इक्विलिब्रियम लेवल क्या आया, 800. इसके ऊपर कंजम्पशन कितना होगा ये निकालना है. कैसे निकालेंगे, कहाँ पुट करेंगे. कंजम्पशन फंक्शन अपने पास आ गया था, c इज इक्वल टू 165 प्लस 0.6y. इसमें इंस्टेड ऑफ y you put 800 and you get the answer, right? Next is find net exports at the equilibrium level of national income. Net exports क्या होते हैं, imports minus export, imports minus export, है ना. exports minus import, हाँ अभी भी नॉड कर रहे हैं कुछ लोग, नॉट कर रहे हैं, हाँ मैम. इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है. तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इंपोर्ट अपने को दिया था इन टर्म्स ऑफ y 15 प्लस 0.1y. तो इस y के जगह आप पुट कर दोगे 800, दैट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, एंड यू गेट द नेट एक्सपोर्ट्स. यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स माइनस 60 आ रहे हैं. व्हाट डज इट डिनोट, कि इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से. इसको बोलते हैं एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड. इसका ऑपोजिट क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. एनी डाउट, 100% क्लियर है ना. रटना नहीं पड़ रहा है ना कहीं पे भी, जहां रटना पड़ रहा है मतलब गड़बड़ है कुछ. क्वेश्चन नंबर 40 में डेटा मिसिंग है, इसको मार्क करके रखो. यू विल गेट इट इन द टेलीग्राम ग्रुप. आई विल शेयर अ स्नैपशॉट ऑफ द क्वेश्चन, ओके. और कौन सा होमवर्क था, 34. 34 वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, अपने क्लास में डिस्कस किए थे. क्या मिस्टेक है, टेल मी. NFIA ऐड होगा, यहाँ पे माइनस कर दिया गया है, ये प्लस होगा, एंड द आंसर विल बी 1170, राइट. रेस्ट एवरीथिंग गुड. और कोई होमवर्क डिस्कस करने लायक है, बाकी सब आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चंस थे. ओनली दिस वन क्वेश्चन आई नीडेड टू डिस्कस, राइट. थोड़ा न्यूज व्यूज फॉलो करते हो आप लोग, न्यूज, NEWS न्यूज. क्रिकेट फुटबॉल को छोड़ के और कुछ. GDP का लेटेस्ट न्यूज पता है किसी को अभी, GDP का डेटा के ऊपर न्यूज आइडिया किसी को. GDP ऑफ Q2 इन इंडिया, Q2 ऑफ 2019, दैट इज सितंबर जो क्वार्टर एंड होता है, 4.5%. Why is this so important, ma'am? 4.5%, lowest in 6 years, lowest GDP rate in 6 years, GDP growth rate 6 years में सबसे कम अभी फॉल हुआ है. इसका रीजन क्या है मैम,
रीजन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत डिक्लाइन चल रहा है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में बहुत डिक्लाइन चल रहा है। अगर आप कोई एक दो आर्टिकल पढ़ो बिजनेस स्टैंडर्ड का या इकोनॉमिक टाइम्स का, आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप पढ़ो, क्योंकि हमने जितने भी एग्रीगेट्स पढ़े, जितने हमने कंपोनेंट्स पढ़े एक्सपेंडिचर के, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, सब डिक्लाइन कर रहे हैं इकोनॉमी, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन कर रहे हैं, इसलिए ओवरऑल जो जीडीपी है वो गिर रहा है। आप अगर कोई आर्टिकल लेके उठा के पढ़ोगे, उसमें लिखा आपको मिलेगा जीवीए डिक्लाइन हो रहा है, फार्म सेक्टर का, मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर का, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जीवीए डिक्लाइन हो रहा है। पढ़ के थोड़ा अच्छा लगेगा कि ये सब हम लोग को आता है, वी अंडरस्टैंड व्हाट दीज टर्म्स मीन। ठीक है, सिलेबस बहुत बड़ा है बट इट टेक्स जस्ट 2 minutes टू रीड वन आर्टिकल। एंड रीडिंग स्पीड बढ़ानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को अभी एक और टिप दे रही हूँ मैं, सीए फाइनल में जब आप जाओगे उसके लिए आपकी रीडिंग स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। हम ये क्या बोल रहे हैं, वो इंग्लिश की क्लास चल रही है। रीडिंग स्पीड फास्ट क्यों चाहिए? एक दिन पहले पूरा सिलेबस को रिवाइज करने के लिए आपकी रीडिंग स्पीड फास्ट होनी चाहिए। अप्लाइज फॉर इंटरमीडिएट लेवल एज वेल। जिन स्टूडेंट्स की आप देखोगे रीडिंग स्पीड फास्ट होती है, वो सिलेबस को जल्दी रिवाइज कर पाते हैं, और जिनकी रीडिंग स्पीड थोड़ी कम होती है ना, वो का कुछ ना कुछ छूट जाएगा। कि ये हैबिट डेवलप कब होगी? भी होगी, कभी कभी थोड़ा बहुत उठा के पढ़ लिया करो। ठीक है, एनीवे शेयर किया क्योंकि अपने टॉपिक से रिलेटेड था। इसके बाद आपको चैप्टर के एंड में कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे, आइए क्विकली सॉल्व करते हैं इसको। एमसीक्यूज हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, फॉर्मेट का पार्ट नहीं है, तो फिर मैम क्यों करवा रहे हो। इससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको कितनी मिली है उसका एक टेस्ट हो जाएगा। इसका नाम देखो टेस्ट योरसेल्फ ही रखा है मैंने। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडेंट यूनिट इन्वॉल्व इन द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी है, देखो जीडीपी में एक कॉन्सेप्ट होता है रेसिडेंट यूनिट का। रेसिडेंट यूनिट मतलब वो यूनिट्स जो इस्टेब्लिश्ड है इंडिया में, चाहे वो फॉरेन के यूनिट्स हो, यूनिट मतलब बिजनेस सेक्टर जो फर्म्स होते हैं, चाहे वो फॉरेन की यूनिट हो चाहे वो इंडिया की यूनिट हो, उसका सिटीजनशिप कहाँ का है डजेंट मैटर, इस्टेब्लिश कहाँ होना चाहिए, इन इंडिया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? हम्म, बी, राइट, एवरीवन विद बी। भारत में, इसको क्या बोलते हैं, भारत में, और नेशनल अगर होता तो भारतीय। क्वेश्चन नंबर 2, रीड इट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अपने को निकालना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इंटरमीडिएट कंजम्पशन कंसिस्ट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड एज इनपुट्स। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इनपुट्स ही तो होते हैं जो प्रोडक्शन में यूज होते हैं। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सक्लूड्स फिक्स्ड असेट्स whose consumption is recorded as consumption of fixed capital, that is depreciation। दोनों स्टेटमेंट्स ही ट्रू है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट रीड क्वेश्चन नंबर 3। क्या मैम सब बी भी करेक्ट आ रहे हैं। जीडीपी ऑफ एनी नेशन इज इंक्लूसिव ऑफ कैपिटल कंजम्पशन और डेप्रिसिएशन। कैसे निकाला आपने ये? ग्रॉस, क्योंकि जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाइल कंप्यूटिंग जीडीपी इंटरमीडिएट गुड्स का क्या ट्रीटमेंट होता है? Intermediate goods are not counted as it would involve double counting, right? Question 5,
दोनों इनकरेक्ट है। अरे रीड इट प्रॉपरली। दूसरा वाला में मैम डाउट है। 50-50 लेना है क्या? 50-50। दोनों ही करेक्ट हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वैल्यू स्टेटमेंट 2 में सबको डाउट हो रहा है, वन तो श्योर हो ना कि करेक्ट है। वैल्यू एडेड रिप्रेजेंट द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्योंकि रॉ मटेरियल तो ऑलरेडी आप जब प्रोसेस ए से लेके आते हो तो रॉ मटेरियल इज ऑलरेडी देयर। कंट्रीब्यूशन जो एडिशनल वैल्यू एडेड होता है वो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, लेबर का और कैपिटल का। ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, मेक इट क्विक। B, non-economic activities are those which produce goods and services, but since these are not exchanged in the market, not market exchangeable, they do not command any market value. Right? Question 7. Which of the following does not enter into the calculation of national income? All of the above? Any doubt? Chalo, question 8. Which of the following enters into the calculation of national income? D, the value of services that accompany the sale, मतलब after sale service जिसको बोलते हैं, and then additions to inventory stocks of final goods and material, जो इस साल प्रोड्यूस हुआ वो भी ऐड होगा। नॉमिनल जीडीपी इज जीडीपी एट करंट प्राइसेस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस को क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी। दोनों का डिफरेंस किस वजह से होता है? इन्फ्लेशन की वजह। वेरी गुड। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस, जीएनपी इज जीडीपी एट एमपी प्लस एनएफआई है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। बहुत बड़ा, आप लोग पढ़ो। क्या होना चाहिए? 11 का ए डेफिनेटली। जीएनपी इंक्लूड्स अर्निंग्स ऑफ इंडियन कॉर्पोरेशन ओवरसीज एंड इंडियन रेसिडेंट्स वर्किंग ओवरसीज, मतलब कि श्यामलाल और रिलायंस को इंक्लूड करते हैं, बट जीडीपी डज नॉट इंक्लूड। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, basis of distinction between market price and factor cost is net indirect taxes. B na? If NFIA from abroad is positive, national income will be greater than domestic factor incomes. GDP per capita is A and C both. D. The new series of national accounts in India is published revising the base year from, इसको year कर लो, base year from, अभी करंट में जो बेस ईयर चल रहा है दैट इज 11-12, 2004-5 से रिवाइज होके 11-12 हो गया, और अभी जो बात चल रही है वो ये है 11-12 को कर देंगे 17-18। अभी ये प्रपोजल चल रहा है, इकोनॉमी में हुआ नहीं है। ठीक है, आप लोग, हाँ ये जब भी होगा तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट, मतलब और रियल पिक्चर आपको दिख पाएगी। अभी जो दिखती है वो उतनी रियल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 2011-12 से लेके अभी तक प्राइसेस में काफी चेंज हो चुका है ना, तो 17-18 विल बी मोर कंपेरेबल, राइट। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, वन साइडेड पेमेंट्स? ऑल ऑफ द अबव। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स, आराम से, हाँ आराम से सारे ऑप्शंस को रीड। कंबाइंड फैक्टर पेमेंट्स विच आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, क्योंकि लेबर और कैपिटल दोनों सब रहता है। डिमांड फॉर फाइनल कंजम्पशन अराइजेस इन, नहीं समझ में आया? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, एग्जाम्पल बताइए स्वर्णाली। फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन, प्लीज एक्सप्लेन।
ओके ओके गुड। देखो, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कहाँ पे यूज करते हैं? इनकम मेथड जब अपने यूज करते हैं वहां हम मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को ऐड करते हैं, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो फैक्टर इनकम है, वेजेस हो गया, आपका रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वी कैन डिस्टिंग्विश देम। बट लॉयर खुद ही का कैपिटल यूज कर रहा है, खुद ही का लेबर यूज कर रहा है, खुद ही के घर में उसका ऑफिस है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश रेंट उसका कितना है, उसका वेजेस सैलरी कितना होना चाहिए? in that case we use mixed income of self employed, so it is combined factor payments which are not distinguishable. Clear? Question 18, demand for final consumption arises in both the household and government sectors. GDP per capita is a completely inadequate measure of welfare. Why? इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे वेलफेयर। जीडीपी पर कैपिटा से कंट्री में इकोनॉमिक वेलफेयर कितना है वो नहीं पता चल पाएगा। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। रिच आर वेरी रिच, पुअर आर वेरी पुअर, इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे पता करोगे? पर कैपिटा तो आप एक एवरेज निकाल रहे हो, राइट? एवरेज निकाल रहे हो, वो तो एक बहुत अच्छा फिगर आ सकता है, बट हो सकता है आपके कंट्री में, जैसे इंडिया का केस है, पुअर पीपल आर वेरी 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 पुअर, रिच अंबानी टाइप वेरी 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 रिच, ठीक है? तो आप इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं मेजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू नेशनल इनकम व्हाइल कैलकुलेटिंग पर्सनल इनकम? ट्रांसफर पेमेंट्स। अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है चैप्टर 1 में कि समझ में आया पूरा? चलो, एक ब्लैंक पेज आपको फर्स्ट में मिलेगा इस चैप्टर के शुरुआत में, वहां आके इस चैप्टर का आप रोड मैप ड्रॉ कर लो, इस चैप्टर में हमने क्या क्या कवर किया, उसके बाद वील रैप अप विद दिस चैप्टर। इसको ड्रॉ कर लो, क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बनाना है चैप्टर रोड मैप, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। यस, नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्यों बोला गया? इसीलिए आप कंप्यूट करके निकाल रहे हो। तो पहला पार्ट हमने इंट्रोडक्शन का पढ़ा, जिसमें क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 है, ठीक है? यू कैन ड्रॉ इट वर्टिकली हॉराइजॉन्टली द वे यू वांट। डोंट फोकस ऑन आर्ट वर्क मच प्लीज। देन वी डिड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि एग्रीगेट्स हमने बहुत सारे पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन 28। उसके बाद मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम मेजरमेंट, 3 मेथड्स वर देयर, क्वेश्चन 29 टू 47। Finally, one miscellaneous topic, but don't consider it miscellaneous from exam point of view because it might be asked. Limitations and challenges, question 48 and 49. हमने डिस्कस किया था ये कि इंडिया में कौन सा मेथड फॉलो होता है, अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग मेथड फॉलो होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल के लिए जीवीए वैल्यू एडेड मेथड फॉलो होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए एक्सपेंडिचर मेथड फॉलो होता है। डन? So we complete chapter number 1. You'll be having a test on chapter 1. Okay, the dates and all I'll announce, and जो लोग घर पे भी क्लास कर रहे हैं आप लोग को भी टेस्ट देना है। हम सोल्यूशन क्लास में डिस्कस करेंगे और पेपर भी आपको अपलोडेड मिलेगा, सो यू नीड टू डाउनलोड द पेपर, राइट द आंसर्स एंड सेल्फ इवैल्यूएटेड। विल डिस्कस इन द क्लास, सो आप लोग अपना पेपर को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हो। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स उसके बाद भी यू कैन गेट बैक टू मी डेफिनेटली। ओके।